गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच पार्लियामेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था स्विट्जरलैंड का लेजिस्लेचर, वैसे ही आज हम फ्रांस का लेजिस्लेचर कवर करेंगे, दैट इज द फ्रेंच पार्लियामेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो वी विल स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रखा है। हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ रखे हैं। हमने देखा था कि वो बाइकैमरल है या यूनिकैमरल है और कैसा है नेचर में, मतलब इज इट प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल, ये सब चीज़ें हमने कवर कर रखी है। ठीक है, सो हम आज उसका बेसिकली पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, उसकी लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन कि फ्रेंच पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट द पार्लियामेंट इज बाइकैमरल इन नेचर। दैट मीन्स द पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज, वन इज सेनेट एंड द अदर वन इज नेशनल असेंबली। सो जो सेनेट है वो तो है अपर हाउस एंड जो नेशनल असेंबली है दैट इज द लोअर हाउस। ओके, एंड जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि बाय कैमरल का मीनिंग क्या होता है। बाय मीन्स होता है टू एंड कैमरल मीन्स होता है हाउसेस। सो व्हेन वी जॉइन दिस वर्ड देन वी गेट टू हाउसेस। तो बेसिकली द फ्रेंच पार्लियामेंट इज बाय कैमरल इन नेचर, दैट मीन्स इट हैज टू हाउसेस, वन इज सेनेट एंड द अदर वन इज नेशनल असेंबली। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेनेट विच इज द अपर हाउस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट। तो जो सेनेट है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, कितने साल के लिए या कितने टेन्योर के लिए, तो 4 साल के लिए उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबरशिप, मतलब जितनी भी मेंबरशिप है उसमें से 1/3 लोग जो है हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं। एंड ऐसा ही कुछ हमारे राज्यसभा में भी होता है। क्या होता है वो चीज़ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि हमारे कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं, कितने साल बाद रिटायर होते हैं, या उनका बेसिक मतलब अगर बोले तो टेन्योर कितना होता है। जैसे इनका 4 साल का है तो अपने राज्यसभा का कितना होता है, तो वो सब चीज़ आपको बतानी है इन दी कॉमेंट सेक्शन। ओके, तो ये तो हुई सेनेट की बात। अब आती है नेशनल असेंबली की बारी, विच इज द लोअर हाउस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट। अब जो नेशनल असेंबली है उसको कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, तो उसको इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। अब ये डायरेक्टली इलेक्ट होती है या इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, तो नेशनल असेंबली जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है। ठीक है, बाय यूनिवर्सल सफरेज। अब यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, तो यूनिवर्सल सफरेज इज सेम एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो है उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बाय यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, नाउ जो सेनेट के प्रेसिडेंट है वो कब इलेक्ट होते हैं, मतलब जो अपर हाउस की प्रेसिडेंट है दैट इज द सेनेट, वो कब इलेक्ट होते हैं, तो वो हर 3 साल बाद इलेक्ट होते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेनेट के मेंबर्स है उसमें से 1/3 मेंबर जो है वो हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं। तो जैसे ही वो उनका पार्शियल री इलेक्शन होता है, मतलब हर एक पार्शियल री इलेक्शन के बाद, तो ये पार्शियल री इलेक्शन क्या है कि 3 साल बाद वापस इलेक्शन होते हैं, फिर वापस मेंबर्स ऐड होते हैं, फिर हर 3 साल बाद क्या होता है 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। तो ये जो पार्शियल री इलेक्शन होता है इसके बाद जो है सेनेट के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। एंड जो नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट है दैट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ द लोअर हाउस, वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उनका टेन्योर होता है 5 years का। अब जो फ्रेंच पार्लियामेंट होती है उसके हर साल 2 ऑर्डिनरी सेशंस होते हैं, बट अगर कुछ स्पेसिफिक एजेंडा है उसके ऊपर डिस्कस करना है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलवाया जा सकता है। बट अगर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करे तब, या फिर नेशनल असेंबली की जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है वो रिक्वेस्ट करे, तब जो पार्लियामेंट है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन भी रख सकती है। ठीक है, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो फ्रांस की प्रेसिडेंट है उनके पास एक राइट है, उनके पास एक अधिकार है। क्या अधिकार है, उनके पास ये राइट है कि वो पार्लियामेंट में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अब नॉर्मल व्हाट्सएप वाले मैसेजेस वो नहीं, ऑब्वियसली कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात बोलनी हो तो उस रिगार्डिंग जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमने देखी। अब हम देखेंगे द फंक्शंस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट की, क्या फंक्शंस है फ्रेंच पार्लियामेंट के या क्या पावर्स है, तो दैट वी आर गोइंग टू सी। तो जब हम फ्रेंच पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 37। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 34, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या सब है, वो सब चीज हम देखते हैं। आर्टिकल 34 में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो फ्रेंच पार्लियामेंट है इज नॉट अ सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी अनलाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो क्या है, वो एक सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी है, बट फ्रेंच पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। ठीक है, अब ये सोवरेन वर्ड क्या है, इसका मतलब समझते हैं हम। तो सोवरेन मतलब होता है फ्री टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस। आप एकदम, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास पावर है कि आप है ना इंटरनल मतलब जो कंट्री के अंदर हो रहा है उसके डिसीजंस भी ले सकते हो, एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस भी ले सकते हो। दैट मीन्स यू हैव द पावर टू टेक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस इज नोन एज सोवरेन। सोवरेन का मतलब ही यही है कि दैट यू आर फ्री टू टेक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इट इज अ सोवरेन लॉ मेकिंग बॉडी, बट वेयर इज द फ्रेंच पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है,
नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, तो जो फ्रेंच पार्लियामेंट है इट हैज़ लिमिटेड पावर्स। जो फ्रेंच पार्लियामेंट है उसके पास लिमिटेड पावर्स है। इट हैज़ नॉट एक्सेस पावर्स नहीं है, बट उसके पास लिमिटेड पावर्स है, अनलाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। Now the third point is the subjects on which the parliament can make laws are mentioned in article 34। जो भी subjects पे parliament laws बना सकती है वो सब किस में लिख रखे हैं, वो सारे सब्जेक्ट किस में मेंशन है, वो सारे सब्जेक्ट आर्टिकल 34 में मेंशन है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 34 में क्या लेजिस्लेटिव फंक्शंस देखे, तो हमने सबसे पहले बोला कि जो फ्रेंच पार्लियामेंट है इज नॉट अ सोवरेन लॉ मेकिंग बॉडी। सेकंड हमने बोला कि जो इसकी पावर्स है फ्रेंच पार्लियामेंट की पावर्स वो भी लिमिटेड है अनलाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड हमने थर्ड पॉइंट बोला कि यहाँ पे आर्टिकल 34 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिस पे फ्रेंच पार्लियामेंट जो है लॉज बना सकती है, मतलब कानून बना सकती है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द आर्टिकल 37 कि आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है। नाउ आर्टिकल 37 क्या कहता है, तो आर्टिकल 37 ये बोलता है कि वो मैटर्स जो कि लॉ में इंक्लूड नहीं होते, दैट डज नॉट फॉल विद इन द डोमेन ऑफ लॉ, वो सब जो होने चाहिए वो रेगुलेटरी नेचर के होने चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 37 ये बोलता है द मैटर्स विच डू नॉट फॉल विद इन द डोमेन ऑफ लॉ शुड बी ऑफ रेगुलेटरी नेचर। तो ये तो था आर्टिकल 37। अब देखते हैं आर्टिकल 33 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 33 ये बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पार्लियामेंट की परमिशन से क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं टू डील विद द मैटर्स दैट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी था हमारी प्रीवियस वीडियोस में कि एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव एंड एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब इसकी डिटेल में मैं जाऊंगी नहीं, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताना है कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है इंडिया के एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, तो ये भी चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। सो कमेंट नाउ। तो आर्टिकल 33 में ये लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव्स है वो पार्लियामेंट की परमिशन से क्या कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट की परमिशन से एक लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो उन मैटर्स के साथ डील कर सकते हैं जो कि फॉल करते हैं विद इन द स्कोप ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें ऑर्डिनेंस पास करने की पावर भी इंक्लूड होती है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो इवन ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है। जब दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के वो सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। एंड ये कितने महीने के लिए रहता है एक ऑर्डिनेंस, या कितने हफ्तों के लिए रहता है, या कितने साल के लिए रहता है, ये सब चीज़ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। तो आज के आइए 3 क्वेश्चंस हो गए, सो दैट यू हैव टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सब तो हमने देखी लेजिस्लेटिव पावर्स या लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट। अब हम फाइनेंशियल फंक्शन या फाइनेंशियल पावर्स की बात करें फ्रेंच पार्लियामेंट की, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो फ्रेंच पार्लियामेंट है इट डज नॉट एंजॉय सुप्रीम पावर्स इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स के केसेस में जो है जो फ्रेंच पार्लियामेंट है वो सुप्रीम पावर्स एंजॉय नहीं करती है, उसके पास इतनी सारी पावर्स नहीं है इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि जो फाइनेंस बिल है वो कौन सबमिट करता है और किसको सबमिट करता है। तो फाइनेंस बिल जो है वो सबमिट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो आर्टिकल 47 में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 47 ये कहता है कि अगर नेशनल असेंबली जो है विच इज द लोअर हाउस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट, वो फाइनेंस बिल के केस में अगर 40 दिन के अंदर अंदर वो फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करके नहीं देती है बिल की, तो जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, वो फाइनेंस बिल लेगी नेशनल असेंबली से एंड किसको रेफर कर देगी, सीनेट को रेफर कर देगी। फिर सीनेट को क्या करना होगा, तो सीनेट को विद इन 15 डेज अपना डिसीजन लेना होगा, अपना फैसला लेना होगा। ठीक है, एंड अगर एट लास्ट विद इन 70 डेज मतलब 70 दिन के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट किसी एक फैसले पे नहीं पहुंच सकती, अगर पार्लियामेंट किसी एक डिसीजन पे पहुंचने में नाकामयाब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो क्या होगा, तब वो फाइनेंस बिल जो है वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एनफोर्स होगा। बेसिकली हमने आर्टिकल 47 में क्या देखा कि फाइनेंस बिल के केस में अगर नेशनल असेंबली जो है वो विद इन 40 डेज मतलब 40 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट रीडिंग जो है बिल की वो कंप्लीट करके नहीं देती है, तो गवर्नमेंट जो है वो बिल किसको रेफर कर देगी, सीनेट को रेफर कर देगी। फिर सीनेट को क्या करना होगा, सीनेट को विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा, अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर पार्लियामेंट विद इन 70 डेज मतलब 70 दिन के अंदर अंदर वो किसी एक डिसीजन पे पहुंचने में फेल हो जाती है,
तो वो फाइनेंस बिल जो होगा वो कैसे एनफोर्स होगा, बाय एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू वो एनफोर्स होगा। ठीक है, तो ये तो था आर्टिकल 47। तो हमने फाइनेंशियल पावर्स में क्या क्या देखा, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फाइनेंशियल मैटर्स की अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच पार्लियामेंट है वो इतनी सुप्रीम पावर्स एंजॉय नहीं करती है। उसके बाद हमने देखा कि जो फाइनेंस बिल है वो कौन सबमिट करता है, तो वो गवर्नमेंट सबमिट करती है टू दी पार्लियामेंट को। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने आर्टिकल 47 की बात करी, जो कि मैंने जस्ट अभी अभी समझाया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर फाइनेंशियल बिल जो है वो पास नहीं होता बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फिजिकल ईयर स्टार्ट होने से पहले अगर फाइनेंशियल बिल पास नहीं होता तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो होगी वो रिक्वेस्ट करेगी पार्लियामेंट को कि आप कुछ फंड्स का अरेंजमेंट करो जिससे हम हमारी जो कमिटमेंट्स है उनको फुलफिल कर पाए, उनको मीट कर पाए। ठीक है, सो ये तो हमने देखा फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने लेजिस्लेटिव फंक्शंस या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स देख लिया। उसके बाद हम कह सकते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस या फिर फाइनेंशियल पावर्स देख ली फ्रेंच पार्लियामेंट की। अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो वॉर्स होती है, जो लड़ाइयाँ होती है, उनको कौन अथोराइज करता है, उनको पार्लियामेंट अथोराइज करती है। एंड जितनी भी ट्रीटीज होती है लाइक पीस ट्रीटीज, कमर्शियल ट्रीटीज, ठीक है, और वी कैन से ट्रीटीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको रेटिफाई भी कौन करती है, इन सबको रेटिफाई भी पार्लियामेंट करती है। तो ये तो हमने देखा कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर या फिर ट्रीटीज के रिलेटेड में पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। तो वॉर को ऑथोराइज भी कौन करती है, पार्लियामेंट ही करती है। एंड सेकंड चीज, जितनी भी ट्रीटीज होती है लाइक पीस ट्रीटीज, कमर्शियल ट्रीटीज और ट्रीटीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब रेटिफाई कौन करती है, ये भी पार्लियामेंट ही करती है। नाउ लेट्स सी द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, की क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व कर सकती है नेशनल असेंबली को। दैट मीन्स गवर्नमेंट अगर चाहे तो लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि जितनी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है उसमें सबसे ग्रेटर रोल होता है एग्जीक्यूटिव्स का। ठीक है, तो जितनी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है उसमें सबसे ग्रेटर रोल या सबसे बड़ा रोल किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शंस है ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि जो प्रेसिडेंट, जैसे कि अपन ने डिस्कस भी किया था, दैट प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। तो वो जो मैसेजेस सेंड किए जाते हैं उन मैसेजेस के ऊपर डिबेट नहीं की जा सकती। तो वो जो भी मैसेजेस प्रेसिडेंट ने सेंड करे पार्लियामेंट में, उन मैसेजेस के ऊपर डिबेट नहीं की जा सकती। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि जो गवर्नमेंट है उसके पास प्रायोरिटी होती है लेजिस्लेटिव एजेंडाज को सेट करने की। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास है टू सेट दी लेजिस्लेटिव एजेंडाज, कि जितने भी लेजिस्लेटिव एजेंडाज होंगे उसको सेट करने की प्रायोरिटी जो है वो किसके पास होती है, वो गवर्नमेंट के पास होती है। एंड बहुत सारी लिमिट्स भी जो होती है वो फ्रेंच पार्लियामेंट पर इम्पोज होती है वाइल अमेंडिंग द गवर्नमेंट बिल्स को अमेंड करते टाइम बहुत सारी लिमिट्स होती है उनके ऊपर इम्पोज होती है। किसके ऊपर, फ्रेंच पार्लियामेंट के ऊपर इम्पोज होती है। ठीक है, इवन गवर्नमेंट के द्वारा जो फिस्कल और बजटरी प्रपोजल्स बनाए जाते हैं उसमें पार्लियामेंट कुछ भी चेंज नहीं कर सकती है। एंड फ्रेंच पार्लियामेंट उस बिल को भी अमेंड नहीं कर सकती जिसमें है ना टैक्सेस को कम करने की बात करी गई हो। सो दैट वाज इट, केवल इतना ही था फ्रेंच पार्लियामेंट का, जिसमें ओनली ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस कवर हुए। एंड फ्रेंच पार्लियामेंट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस दोनों लिखने हैं, बिकॉज फ्रेंच पार्लियामेंट जो है एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो ये एक ही वीडियो में कवर हो गया, एक ही पार्ट में कवर हो गया। सो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो या अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एंड मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स ऑफ एनी टॉपिक रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में डाउट हो देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।